तो स्टार्ट करते हैं फाइनल लेक्चर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से रिलेटेड। ओके, ठीक है। और नोट्स कंप्लीट हो गए हैं आपके, अच्छी बात है। चलिए देखिए ध्यान से। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लास्ट डिस्कशन करा वो फोटोन से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम जाना। फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हमने बात करी। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम प्लांक कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन करेंगे। वी हैव टू डिटरमाइन, क्या करने वाले हैं हम? प्लांक कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन का डिटर्मिनेशन हम करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे कंडीशन को। अगर मैं आपके पास एक ग्राफ ड्रॉ करूं आपके लिए, जिसमें इस एक्सिस पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट है, इस एक्सिस पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, दैट इज न्यू। और पर्टिकुलर मेटल की बात करूं तो मेटल के लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट पहले भी करा था कि किसी भी मेटल के लिए कोई ना कोई उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। कुछ इस तरह से हमने ग्राफ पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है। नाउ आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो हमारा एच न्यू माइनस डब्लू नॉट कह लीजिए, या अभी तक जिस टर्म में आपने पढ़ा है उसी टर्म में बात कर लेते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। जहाँ एच न्यू क्या है? आपकी इंसिडेंट एनर्जी है। एच न्यू नॉट क्या है आपका? ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ओके, नाउ हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन बोलते थे, तो ये मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है आपका? ई वी नॉट होता है। थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं, यहाँ से वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? एच डिवाइडेड बाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। According to mathematics, we know that y equal to mx plus c। हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानते हैं जिसका इंटरसेप्ट c हो, वो कितनी होती है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो कंपैरिजन करने पर जो m होगा, जो क्या होता है आपका? स्लोप होता है। कितना आ जाएगा आपका? h अपॉन ई। और जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना आ जाएगा? माइनस के डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। अच्छा, इंटरसेप्ट निगेटिव में है तो इस ग्राफ को मैं फर्दर ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ यहाँ तक, ठीक है। और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपकी? डब्ल्यू नॉट अपॉन ई विद निगेटिव साइन। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यस और नो? नो, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा इसे और मॉडिफाइड कर लेते हैं। ग्राफ आपके पास ये है। इस ग्राफ का अगर स्लोप निकालना हो तो मैथमेटिक्स कहती है आप दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, फिर उन दो पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस परपेंडिकुलर की हेल्प से ही क्या निकलेगा? स्लोप निकलेगा। अगर मैं इसे बोलूँ ए, इसे बोल दूँ पॉइंट को बी, और इसे बोल दूँ सी, तो इस ग्राफ का स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज स्लोप इक्वल परपेंडिकुलर ए सी डिवाइड बाई बेस बी सी, ठीक है। और ए सी अपॉन बी सी ही क्या है? बेसिकली आपका ये टेन थीटा है, और स्मॉल एंगल्स के लिए टेन थीटा ही क्या होता है? थीटा होता है, उसे हम स्लोप बोल देते हैं। अच्छा, जो स्लोप आया हमारा बाई आइंस्टाइन इक्वेशन, वो कितना आया? एच अपॉन ई। दैट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ वी नॉट न्यू कर्व। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो कर्व है उसका जो स्लोप है वो कितना आ रहा है हमारे पास? ए सी अपॉन बी सी। और ये किसके इक्वल आ रहा है? एच अपॉन ई के, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेंगे। क्या मॉडिफाइड कर लेंगे?
यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ वी नॉट न्यू कर्व। इज इट क्लियर? तो अगर आपको प्लांक कांस्टेंट निकालना है तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कर्व है उस कर्व के लिए क्या निकालें, पहले स्लोप निकालें और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दें, आप ई से कर दें। ठीक है, और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से मिला है हमें। ओके, ठीक है। चलिए आज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देते हैं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स पे। जब बताया है कि जब डी ब्रॉगली पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुको तो सही। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन याद कराया शायद बचपन से लेके आज तक, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ तक ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंटरसेप्ट की, क्योंकि हमने प्लांक कांस्टेंट तो कैलकुलेट कर लिया है। प्लांक कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के बाद में हमें क्या निकालना है, वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंटरसेप्ट कितना है हमारे पास, माइनस के डब्ल्यू नॉट डिवाइडेड बाई, हमें निकालना क्या है, वर्क नॉट, वर्क फंक्शन। तो डब्ल्यू नॉट इक्वल ई मल्टीप्लाइड बाई जो भी इंटरसेप्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड मैं ले सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, ई मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरसेप्ट। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, वर्क फंक्शन निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, वर्क फंक्शन निकलेगा। तो प्लांक कांस्टेंट हमने कैलकुलेट करा, वर्क फंक्शन हमने कैलकुलेट करा, और आपको बता दें कि मिलिकन ने इन दोनों चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करा था, और किसके लिए करा था, सोडियम के लिए करा। सोडियम के लिए इन दोनों को कैलकुलेट करा था किसने, मिलिकन ने, सोडियम मेटल को लेकर। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी अब, कि हाउ टू कैलकुलेट प्लांक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन बाय यूजिंग वी नॉट न्यू कर्व। इज इट क्लियर, यस और नो, जल्दी से बताइए। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए वेरी गुड। देखिए अब ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अच्छा, नाम से पता चला है ड्यूअल नेचर, मतलब दो टाइप के नेचर को शो कर रहा होगा। फर्स्ट वन इज वेव नेचर एंड द सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर। ठीक है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस बारे में कि जो रेडिएशन है वो भी कितने टाइप के नेचर को शो करेगा, दो टाइप के नेचर को शो करेगा, एक वेव नेचर को और एक पार्टिकल नेचर को। पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए दो टाइप के इफेक्ट्स की स्टडी की जाती है, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, और वेव नेचर को स्टडी करा जाता है तीन टॉपिक्स की हेल्प से। द फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, सेकंड वन इज डिफ्रैक्शन एंड थर्ड वन इज पोलराइजेशन। इसकी हेल्प से किया जाता है। ठीक है, ये हुआ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात। अब चैप्टर में एंट्री होगी डी ब्रॉगली की। हम पढ़ेंगे डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं हम, डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में, या मैं कहूं हम बात करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन से रिलेटेड हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस चैप्टर में पढ़ना था, तो वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। तो डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी। उन्होंने ये बोला कि अगर आपके मटेरियल पार्टिकल मोशन में है, कैसे हैं, मटेरियल पार्टिकल इन मोशन, तो वो आपकी वेव लाइक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। जैसी प्रॉपर्टी वेव शो करती है वैसे ही वो पार्टिकल भी शो करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए, डी ब्रॉगली ने एक बोल्ड हाइपोथेसिस दी। उन्होंने बोला कि अगर मटेरियल पार्टिकल मोशन में है
तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। अच्छा, ये हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा बच्चा? बोलो जल्दी से। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? नॉट थ्योरी। ओके, और? अच्छा, दो वर्ड लिखता हूँ, इनके मीनिंग बताओ मुझे जरा, ये फिजिक्स में यूज होते हैं। हाइपोथेसिस और एक होता है पॉस्टुलेट। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग बताओ जल्दी से। क्लेम। हाँ ठीक है, आप काफ़ी हद तक ठीक हैं। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। हाइपोथेसिस और पोस्टुलेट्स की बात करें तो हाइपोथेसिस होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रैक्टिकली नहीं है, बस स्टेटमेंट है, ठीक है। और पोस्टुलेट वो होता है एक ऐसा स्टेटमेंट कि मैंने बोल दिया कि ये स्टेटमेंट है, तो आप या तो इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर दो, और गलत प्रूफ नहीं कर पा रहे आप तो इस स्टेटमेंट को आप बिल्कुल सही मानो। जो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं वो क्या होते हैं? पॉस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं वापस। डी ब्रॉगली वेव की बात कर रहे थे और हमने क्या बोला कि अगर मटेरियल पार्टिकल मोशन में है तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। और ये हाइपोथेसिस जो थी, ये बोल्ड हाइपोथेसिस ब्रोगली ने दो कंडीशन के बेस पे थी, बेस्ड ऑन टू कंडीशन। टू कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस थी? पहली कंडीशन थी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक। उन्होंने ये बोला कि एनर्जी और मैटर के बीच में इक्विवेलेंस है, मतलब वो एक ही बात है, अलग अलग कुछ नहीं है। और दूसरी हाइपोथेसिस, दूसरी कंडीशन थी कि जो नेचर है, नेचर लव्स सिमेट्री, ठीक है। दैट मीन्स पूरे यूनिवर्स में या पूरे नेचर में अगर बात करी जाए तो हर बॉडी, हर पार्टिकल खुद को सिमेट्रिक रखना पसंद करता है, ठीक। तो इन दो हाइपोथेसिस की बेस पर ही डी ब्रॉगली ने बोला कि मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में है तो वो आपके क्या करेंगे? वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। क्लियर है इतना यहाँ तक? ठीक है, अब सुनिए आगे बढ़िए, इसके बाद थोड़ा बढ़ते हैं। तो जो वेव आपकी एसोसिएटेड होगी इन मटेरियल पार्टिकल्स के साथ में, कौन सी वेव? जो इन मटेरियल पार्टिकल्स के साथ में एसोसिएट होगी उसे मैटर और डी ब्रॉगली वेव ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो करेगी, तो एक वेव एसोसिएट होगी इसके साथ में, क्या एसोसिएट होगी? एक वेव एसोसिएट होगी, और उस वेव को ही हम क्या बोलेंगे? मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव, क्या बोलेंगे? मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेव बोलेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? और इस डी ब्रॉगली वेव के करस्पॉन्ड जो वेवलेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। सही है। एग्जाम्स में जब ये आए तो अपना दिमाग मत लगाना कहीं डी ब्रॉगली की स्पेलिंग ऐसे कर दो, डी ई से, ठीक। याद रखना डीई स्टार्टिंग में स्मॉल ही रहेगा। वो जिस जगह के यहाँ रहने वाले हैं वहाँ की अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग जो यूज होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही उनका नेम है। तो स्टार्टिंग के डी और ई स्मॉल रहेंगे, फिर डैश लग के ब्रॉगली जो है का बी बनेगा कैपिटल। नेम इसी तरीके से ही लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमको क्लियर हो गया कि डी ब्रॉगली वेव्स क्या है। बेसिकली मटेरियल पार्टिकल अगर मोशन में होंगे तो वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, और उन मटेरियल पार्टिकल्स के साथ में जो वेव एसोसिएट होगी उसे ही हम मैटर वेव और क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगली वेव बोलेंगे। और उसके करस्पॉन्ड जो भी वेवलेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम किस पे? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं हम? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन की। देखिए ध्यान से, we know that if a radiation of frequency nu, then energy corresponding that radiation is h nu, that is E equal to h nu. According to Albert Einstein, E equal to mc square.
we can equate both the equation, then h nu equal mc square, or we modified this equation nu equal to c upon lambda, that means hc upon lambda equal mc square. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. आपको क्या निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन निकालनी है. बेसिकली आपको वेवलेंथ निकालनी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. तो कितनी आ जाएगी, h अपॉन एम सी. इफ अ पार्टिकल मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, then wavelength corresponding to that particle is lambda equal h upon mc. Is it clear? Or we can modify this equation like that, h upon p, because mass into velocity is called momentum. ठीक है, क्लियर है इतना? Now if we have a particle of mass m and moving with velocity v, then wavelength lambda equal h upon mv. This is called de Broglie wavelength. This is called de Broglie wavelength. Okay. Now कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस इक्वेशन, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं. देखिए ध्यान से, देखिए. द फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन h lambda is proportional to 1 upon p, because lambda equal h upon mv, or we say that h upon p. h is a Planck constant, then lambda की proportionality किसके साथ हो गई, 1 upon p के साथ. सेकेंड इक्वेशन, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा होगी. ठीक. इसका मतलब क्या हो गया, ये बोल रहा है कि वेव अगर मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है तो वो तभी पॉसिबल है वेव जब वो मोशन में हो. अगर पार्टिकल आपका मोशन में नहीं है तो कोई किसी भी तरीके की वेव नहीं होगी. हम लिख सकते हैं इस चीज को क्या, दिस इंप्लाइज दैट waves are associated with material particles only when they are in motion. अगर मेटेरियल पार्टिकल मोशन में है तभी उसके साथ वेव एसोसिएट होगी, अदरवाइज वो अगर रेस्ट में है तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लैम्डा, और उसके साथ कोई भी वेव एसोसिएट नहीं होगी. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज, अगर मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा हूं या डी ब्रॉगली वेव की बात कर रहा हूं, तो वो जो वेव है उसके जो पार्टिकल्स है मोशन में, ये जरूरी नहीं कि वो पार्टिकल कैसे पार्टिकल हो, चार्ज हो. दैट इज टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ या डी ब्रॉगली वेव, ए पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज. दैट इज वाई, इसी कारण, नो नेसेसरी, इसी कारण डी ब्रॉगली वेव्स को क्या बोला गया, मैटर वेव्स बोला. ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुए. एंड द लास्ट पॉइंट इज, fourth point said that d Broglie wavelength cannot be electromagnetic in nature because electromagnetic waves are only associated with accelerated charge particle. ठीक है, लिख देंगे इसे, de Broglie waves are, the waves cannot be electromagnetic in nature. रीजन इज दैट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब अराइज होती है, जब चार्ज कैसा होता है, जब चार्ज क्या करता है, एक्सीलरेट करता है. ठीक है, तो चार्ज, चार पॉइंट हुए रिगार्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ. फर्स्ट वन इज लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे वेवलेंथ कम होगी. सेकंड पॉइंट इज, अगर वेलोसिटी जीरो है तो वेवलेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी. ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि डी ब्रॉगली वेव कब है, जब उसके मटेरियल पार्टिकल मोशन में है. अगर वो रेस्ट में है तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी. एंड थर्ड कंडीशन इज, डी ब्रॉगली वेव के लिए किसी भी तरीके के जो पार्टिकल्स हैं उन पर चार्ज होना नेसेसरी नहीं है, इसीलिए इस वेव को हम क्या बोल देते हैं, मैटर वेव बोल देते हैं. एंड द लास्ट वन इज, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है तो चार्ज पार्टिकल का एक्सलेट होना बहुत जरूरी है. क्लियर है इतना, यहां तक कोई प्रॉब्लम?
सर आप क्लास में हैं? सर क्लास में हैं आप? कोई नहीं, देखिए ध्यान से, यहाँ तक क्लियर है सबको? बच्चों, दीपिका नाम की स्टूडेंट है आपकी क्लास की कोई? ओके ओके ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं ना। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, एक शब्द आया यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। तो मैं आपको यहाँ से रिलेट करके एक बात बताता हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बेसिकली जब चैप्टर 1 स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, चार्ज पढ़ाया जाता है, तभी ये बताया जाता है कि चार्ज जो है आपका, वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। या तो चार्ज रेस्ट में होगा, या फिर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा, और या फिर चार्ज की थर्ड कंडीशन होती है, चार्ज क्या करेगा? एक्सलेट करेगा। इससे रिलेट करके एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम्स में और कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर चार्ज रेस्ट में है, तो याद रखेंगे आप हमेशा कि वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को ही प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कराएगा। और चार्ज अगर एक्सलरेट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों चीजें प्रोड्यूस कराएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हमारे पास अभी अभी बात आई थी कि अगर आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो वेव्स हैं, वो कब, कौन सी वेव नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में चार्ज को क्या होना पड़ता है? एक्सलेट होता है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हैंड रेस करके पूछिए, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं इस चैप्टर का। देखिए, कुछ बेसिक मैथमेटिक कंडीशंस हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात कर रहे हैं। चलिए, मैंने कहा है एक चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन है, जिसका मास कितना है? m है, और उसके ऊपर चार्ज कितना है? e है। तो जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गेन बाई इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv²। m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोमेंटम की टर्म्स में चेंज हो जाता है, वो कितना होता है? p²/2m। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, W इक्वल टू होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज QV। चार्ज क्या है आपका? E है, तो E कितना हो जाएगा? EV। और अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, जो भी वर्क डन होता है वही एनर्जी होती है। मैं इन दोनों को इक्वेट कर लूं, दैट इज EV इक्वल p²/2m। और यही क्या है? आपकी काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2m k, ये आ जाएगी। या फिर √2m ev, ये आ जाएगी। बस ध्यान रखेंगे आप, स्पेशली ये जो v है, ये पोटेंशियल के लिए है, वेलोसिटी ना समझे इसे। ठीक है, और मॉडिफाइड कर लेते हैं। जब मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से वेवलेंथ कितनी आ जाएगी आपकी? लैम्डा इक्वल h/p, दैट इज h/√2m k, और वी से दैट h/√2m ev। ठीक है, अच्छा एक चीज को ध्यान से देखें। अगर मैं आपसे कहूं एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो आ गया 2m ev से कंडीशन। ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19।
m इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31 और h आप जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34। जब ये सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा आपका 12.3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट पूछा जाए और पोटेंशियल गिवन हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए ना पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, एक क्वेश्चन था बच्चे का, बहुत दिनों से परेशान है वो बच्चा फर्स्ट लेक्चर से। उस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, एक मिनट, है ना? आई थिंक वो बच्चा अब क्लास में भी नहीं होगा, बस वो क्वेश्चन ही वेस्ट करने आता है यहाँ पे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। क्वेश्चन है, ए प्रोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड वाई? कौन कौन ले रखा है? एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने बोला है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। और आपसे पूछा है कि किसकी वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी। ओके, क्वेश्चन सबने सुन लिया? चलिए अब इधर देख लीजिए 2 मिनट जरा ध्यान से। हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन पढ़ा, ये रहा वो रिलेशन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना कि किसके बीच का रिलेशन है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोटोन h अपॉन स्क्वायर रूट 2 मास ऑफ प्रोटोन और काइनेटिक एनर्जी के ही है, दोनों के लिए सेम है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट 2 और mp की जगह क्या आ जाएगा इस बार, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी अभी भी सेम। तो मैं इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तो लैम्डा p डिवाइडेड बाई लैम्डा e, स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा ये, एम ई डिवाइडेड बाई एम पी। एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई भी पूछना हो तो पूछिए जल्दी से। समझ में आया सवाल? अब आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻27। उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आपका होमवर्क है कि आप निकाल के बताएंगे कि अब कौन सा बड़ा है और कौन सी किस वेवलेंथ छोटी है। और रीजन आपको पता ही चल गया, क्योंकि वेवलेंथ की डिपेंडेंसी किस पर भी रहती है, मास पर भी रहती है। ओके, कोई डाउट यहां तक किसी को? रिहान हुसैन, आपका क्वेश्चन था ये। How does the stopping potential apply to a photocell change if the distance between the light source and the cathode of the cell is doubled? देखिए ध्यान से, लाइट सोर्स और कैथोड सेल के बीच की डिस्टेंस को डबल करोगे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ लगेगा। याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल तो होती ही होती है, साथ साथ इंटेंसिटी जो होती है वो आपकी, वो साथ बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, ये कहलाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या कहलाता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती जाएगी, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स कम होते जाएंगे, और नंबर ऑफ फोटोन्स एमिशन कम होने का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होती जाएगी। और याद रखिए, चैप्टर 1 में आपने कुलाम्स लॉ पढ़ा था, कुलाम्स लॉ ने कहा था F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चैप्टर फिजिक्स की क्लास में, क्लास 9th में आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने। वहां कहता है F इक्वल टू जी एम वन एम टू आर स्क्वायर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनके अपॉन में आर स्क्वायर आता है, उन सब में आर स्क्वायर की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वही कहलाती है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है सर, एनी डाउट? चलिए लास्ट टॉपिक, वो नोट्स में आपका है डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने नोट डाउन कर भी लिया हो, सर ने करा भी दिया हो नोट डाउन, तो आपको उसे नहीं लेना है। ठीक है, होल्ड करेंगे एक से।
जी सर, एनी क्वेश्चन? एक बार आप किसी को कोई क्वेश्चन हो तो माइक को अनम्यूट करें और क्वेश्चन राइज कर लें, ठीक है, जल्दी से। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। दो ऑप्शन है आपके पास, मैं 1 मिनट में समरी दे दूं पूरे चैप्टर की, अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए अनम्यूट करके खुद को। क्वेश्चन पूछना है कुछ? हाँ, रिकैप दे, समरी दे देते हैं बहुत जल्दी से। चलिए सुनिए ध्यान से। स्टार्टिंग करी हमने चैप्टर की कहाँ से? हाँ, ओके 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 ओके, समरी समरी। आप लोग कमेंट सेक्शन के साथ साथ माइक का भी यूज करा करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। हमने स्टार्टिंग करी गामा रे, गांधी एक्सरे यूज वाइडली इन मेडिकल रिसर्च। फिर हमने लाइट के नेचर की बात करी, वर्क फंक्शन की बात करी, और वर्क फंक्शन की बात करते हुए हमने बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। उसकी यूनिट की बात करी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मेटल पर और साथ साथ कंडीशन ऑफ इट सरफेस पर। नेचर ऑफ द मेटल की बात करी तो हाईएस्ट होता है प्लेटिनम के लिए, लोएस्ट होता है किसके लिए? सीजियम। प्लेटिनम के लिए होता है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सीजियम के लिए कितना होता है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आफ्टर हमने किसकी बात करी? बोलो जल्दी से। वर्क फंक्शन के बाद फिर हमने ऑब्जर्व एमिशंस की बात करी, और एमिशन में इलेक्ट्रॉन के एमिशन चार तरीके के देखे, थर्माइनिक एमिशन, फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन, जिसमें 10 पावर 3 टू 10 पावर 8 वोल्ट पर मीटर का फील्ड अप्लाई किया जाता है। देन हमने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन और फिर सेकेंडरी एमिशन की बात। फिर ऑब्जर्वेशन आया, हर्ट्स का ऑब्जर्वेशन आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को चेक कर रहे थे। स्पार्किंग हुई, इलेक्ट्रॉन के एमिशन के बारे में बोला। फिर हलवा चाय, जिंक प्लेट पे एक्सपेरिमेंट करा। जिंक प्लेट पे एक्सपेरिमेंट क्या करा? निगेटिवली चार्ज है तो अनचार्ज हो जाएगी, अनचार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। आंखें बंद करके बोलते रहो जल्दी जल्दी मेरे साथ में। लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में क्या करा? कैथोड प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिराया, इलेक्ट्रॉन निकाला, निकलने वाला इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन, और करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और लेनार्ड ने यहाँ से और हेलवाश ने मिलकर एक कंसेप्ट दे दिया कि अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराओगे तो किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। दैट मींस एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कुछ मेटल्स की बात करी, एल्कली मेटल्स जो विजिबल लाइट में भी इलेक्ट्रॉन को एमिट करा देते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे जो अल्ट्रावायलेट लाइट में कराते हैं, कुछ ऐसे एक्सरे में। फिर एक्सपेरिमेंट आया मिलिकन का एक्सपेरिमेंट लेनार्ड के साथ में, फुल एक्सपेरिमेंट, जिसकी बेस पर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की बात करी। क्या बोली? जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। देन आफ्टर इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल में हमने क्या बोला? डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, और वहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू ई वी नॉट आ गया। फिर हमने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करी। हमने ये बोला डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल होते हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप इंसिडेंट कराएंगे उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे रोकने के लिए उतनी ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड द लास्ट वन, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट डिफरेंट मेटल का स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होता है। रीजन बिहाइंड दैट, उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अलग अलग होती है। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करते हैं। वो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द, भाई सर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लो, आइंस्टाइन इक्वेशन के चेंज होती रहेगी, अब पहले रिवीजन होने दो। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करते हैं। पहले में आपने इंटेंसिटी की बात कर ली, दूसरे में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, तीसरे में सॉरी फ्रीक्वेंसी की बात कर ली, और चौथे में बोल दिया कि टाइम लैग नहीं होगा। फेलियर की बात कर ली, फेलियर क्या हुई? वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरा वेव फ्रंट गिरता है। फिर हमने आइंस्टाइन इक्वेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन, फोटोन पिक्चर, और जो आज पढ़ा हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन, कुछ इस तरीके से हमने चैप्टर को कंप्लीट करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एटम्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट दूंगा, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछ लेना था, ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करेंगे सब बच्चे अब अपने टाइम पर। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। जो भी आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी उस पर डिपेंड करेगी। क्या रियान भाई, आप सर से नंबर ले लीजिए, सारे क्वेश्चन व्हाट्सअप कर दीजिए, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन लेक्चर में मिल जाएगा। स्पेशल क्लास लगा लेंगे क्वेश्चंस की अगर आप ज्यादा हैं आपके पास में कोई, ठीक है, सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर को कंप्लीट करा। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी हैव स्टार्टेड एटम्स। ओके।